आम्रपाली के मगध से चले जाने की खबर राजकुमारी मुकुंदा ने वैशाली तक पहुंचा दी थी, जिसे सुनकर सरना मगध जाने के लिए बेचैन होने लगी थी। उसे आम्रपाली की चिंता हो रही थी। जब उसने स्वर्णसेन को इस बारे में बताया और मगध जाने की जिद की तो युवराज ने उससे कहा, सरना, आम्रपाली और सम्राट मगध से निकल चुके हैं और अब वो कहाँ होंगे ये किसी को भी नहीं पता। इस स्थिति में मगध जाना उचित नहीं होगा। तो सरना ने कहा, लेकिन युवराज वो जहां भी होंगे हम उन्हें ढूंढ लेंगे और फिर वैशाली ले आएंगे। तो युवराज ने सरना को समझाने की कोशिश की और कहा, आम्रपाली वहां अकेले नहीं है सरना, सम्राट उसके साथ है। इससे तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आम्रपाली के लिए सम्राट ने पूरा मगध छोड़ दिया और उसके साथ है वो। इससे अच्छी बात हमारी आम्रपाली के लिए और क्या हो सकती है। युवराज की बात भी उचित थी। सरना ने दोबारा मगध जाने के लिए नहीं कहा, फिर अंदर ही अंदर उसे आम्रपाली की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ मगध में सुबह होते ही राजमाता की चिंता मगध के लिए और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूरे मगध साम्राज्य के सभी राज्यों के राजाओं, राजपालों, मंत्रियों और अन्य मुख्य पदाधिकारियों को अपनी विशाल सभा में आमंत्रित किया। इतने सारे लोगों को राजगृह में आते हुए देख रानी कौशला देवी सोच में डूब गई थी। उनकी एक दासी थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी। उसका नाम था रूपमती। रानी कौशला उस वक्त महल के पश्चिमी छोर की ऊपरी मंजिल से ये सब देख रही थी। महल के द्वार पर सभी की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने रूपमती से कहा, रूपमती जाओ, जाकर पता करो आखिर राजमाता ने सुबह सुबह ये भीड़ क्यों जमा की है। उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। रूपमती की उम्र तकरीबन 22 से 23 साल की थी, जिसकी वजह से उसका स्वभाव बहुत चंचल था। वो भी महल में आ रहे सभी लोगों को देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें ये देखकर उत्सुक हो रही थी कि सब कितने धनवान हैं। रानी कौशला ने जब उसे देखा तो वो लंबी मुस्कान लिए उसकी तरफ देख रही थी। रानी कौशला चिढ़ते हुए कहती हैं, रूपमती, तुम्हें कुछ सुनाई दिया या दोबारा कहूं मैं? रूपमती घबराते हुए सीधे खड़ी हुई और कहती है, क्षमा कीजिएगा रानी जी, लेकिन दोबारा बोलेंगी तो बेहतर होगा। इस बात पर रानी झल्ला उठी और कहती है, क्या करूं मैं तुम्हारा रूपमती? तुम्हारी माँ ने हमारी ईमानदारी से सेवा की थी, इसलिए तुम्हें अपने पास रखे हुए हैं हम, वरना बहुत पहले ही तुम्हें महल से बाहर करवा देते। रूपमती ने अपनी नजरें नीचे कर ली और फिर कुछ सोचते हुए दोबारा कहा, रानी जी, लेकिन आपने क्या कहा था वो तो बता दीजिए, ताकि हम जाकर उसे पूरा कर सके। उसकी बात सुनकर रानी कौशला ने भी सोचा कि उसे डांटने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी डांट का रूपमती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो उन्होंने कहा, जाओ जाकर पता करो कि राजमाता ने सुबह सुबह ये मेला क्यों लगवा रखा है, और एक बात का ध्यान रखना कि उन्हें पता ना चले। रूपमती खुश होते हुए कहती है, हम बस अभी गए और अभी आए। ये बोलकर वो तेजी से चलते हुए सभा की तरफ बढ़ने लगी। रूपमती के जाने के तुरंत बाद ही रानी चेलना रानी कौशला के पास आई। रानी चेलना का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि सम्राट के जाने का उन्हें बहुत गहरा दुख है। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर रानी कौशला देवी कहती हैं, क्या हुआ रानी, आपको देखकर प्रतीत हो रहा है जैसे रात भर आपने आंसू बहाए हों। तो रानी चेलना मायूस स्वर में कहती हैं, रानी कौशला, सम्राट मगध छोड़कर उस आम्रपाली के साथ चले गए हैं, भला हम यहाँ चैन से कैसे सो सकते हैं। और आप भी इस बात को भली भांति ही जानती हैं कि सम्राट के बिना हम दोनों का ही इस महल में क्या इस मगध में कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान राम के साथ माँ सीता भी 14 वर्ष के वनवास के लिए चली गई थी, राम यहाँ आराम से मगध में बैठे हैं। रानी चेलना की बात सुनकर रानी कौशला के चेहरे पर मजाकिया भाव उभर आए थे। वो उन्हें सिर से लेकर पैर तक घूरते हुए कहती हैं, अरे वाह रानी चेलना, सम्राट के जाते ही माता सीता, भगवान राम, हमारा मतलब है कि सभी देवी देवताओं की याद आने लगी। रानी कौशला की ये बात सुनकर रानी चेलना ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, कहना क्या चाहती हैं आप? तो रानी चेलना को अपनी तरफ तरेरते हुए देखकर रानी कौशला ने गंभीर स्वर में कहा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सम्राट के साथ उनकी प्रेमिका आम्रपाली है, महल से दूर उनका प्रेमालाप चल रहा होगा। ये सुनकर रानी चेलना एक बार फिर आंसू बहाते हुए वहां से चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद रानी कौशला ने खुद से कहा,
एक बार महारानी बन जाने दो रानी चेलना, फिर पूरा साम्राज्य भी हमारा होगा और सम्राट भी। ये कहते हुए रानी कौशला के चेहरे पर किसी दैत्य की तरह भाव दिख रहे थे। एक तरफ मगध में राजमाता सुबह से सभा लगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली की जब नींद खुली तो उसने देखा कि सम्राट झोपड़ी में नहीं थे। जहां पर वो लेटी हुई थी उसके ठीक विपरीत दिशा में दूसरी तरफ सम्राट बिंबिसार का भूसे का बना बिस्तर खाली पड़ा हुआ था। आम्रपाली जल्दी से उठ गई। जब वो झोपड़ी से बाहर आई तो सम्राट एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काट रहे थे। उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों का ढेर लगा लिया था। इसके बावजूद भी उनके हाथ रुके नहीं थे। उनके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। पूरे जंगल में चिड़ियों की चहचहाट के साथ साथ झोपड़ी से कुछ कदम की दूरी पर एक नदी बह रही थी, जिससे आने वाली कलकल की आवाज उस सुबह को और भी मनोरम बना रही थी। बारिश के बाद बादल छट चुके थे, जिसकी वजह से आसमान पूरी तरह से खुल चुका था। सूरज की किरणें सम्राट के ऊपर पड़ रही थी, जिससे उनके शरीर पर आ रही पसीने की बूंदें चमक रही थी। सम्राट की तरफ देखकर आम्रपाली ने अपने मन में कहा, हम कितने बड़े पागल थे। हर बार उस इंसान पर संदेह करते हैं जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है। जिस इंसान के आगे पीछे हजारों दास दासियां घूमते हैं, आज वो हमारे लिए इस जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं। हम भला ऐसे इंसान के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? हम सम्राट के प्रेम को झुटला नहीं सकते। परंतु कहते हुए आम्रपाली कुछ पल के लिए रुक गई। उसका ध्यान रानी कौशला और रानी चेलना की तरफ चला गया। उनके बारे में सोचते हुए आम्रपाली ने कहा, परंतु पत्नियां होते हुए भी सम्राट हमारे प्रति प्रेम की भावना क्यों रखते हैं? और इस सत्य को जानते हुए कि वो विवाहित है, हम सम्राट के प्रेम को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ऐसा कहते हुए आम्रपाली झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी में पहले से ही आदिवासियों ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, जिसकी वजह से आम्रपाली और सम्राट को ज्यादा भटकना नहीं पड़ा था। आम्रपाली ने देखा कि वहां अंदर 2 पानी के घड़े रखे हुए थे। वो जब उनके पास गई तो उसने देखा कि दोनों घड़े खाली थे। आम्रपाली ने उन्हें उठा लिया और नदी के किनारे जाकर उन्हें भरने लगी। सम्राट ने जब लकड़ियां काट ली तो उनका ध्यान आम्रपाली पर गया, जो कि नदी के किनारे घड़े भर रही थी। उसे काम करते हुए देखकर सम्राट जल्दी से उसके पास आए और उनके हाथ से घड़ा लेते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप आम्रपाली? हमारे होते हुए आप कैसे काम कर सकती हैं? हम आपको काम नहीं करने दे सकते। चलिए घड़ा छोड़िए। ये बोलकर सम्राट आम्रपाली के हाथ से वो मिट्टी के घड़े छीनने लगे, लेकिन आम्रपाली ने उन्हें घड़े नहीं दिए और कहा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन सम्राट बिंबिसार, हम आपकी बात नहीं मानने वाले। पहले ही आपने बहुत मेहनत कर ली है, लेकिन अब नहीं। आम्रपाली को जिद करते हुए देखकर सम्राट ने कठोर होते हुए कहा, आम्रपाली, हमारी बात मानिए, बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। लाइए, हमें पानी भरने दीजिए। तो आम्रपाली ने भी प्रत्युत्तर में जवाब दिया और तपाक से कहा, सम्राट बिंबिसार, आप अपना हुक्म राजमहल में चलाइएगा या नहीं, क्योंकि अब हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। इतना कहकर आम्रपाली वापस से पानी के घड़े भरने लगी, लेकिन सम्राट उसे काम करते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने झुककर उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, हमारे रहते हुए हम आपको ये घड़ा तो क्या, एक पत्ता भी नहीं हिलाने देंगे। कहते हुए सम्राट नदी के अंदर आ गए। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, उसमें सिर्फ घुटनों तक का ही पानी था। सम्राट आम्रपाली के सामने खड़े थे। आम्रपाली को सम्राट के ऊपर अब क्रोध आ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, सम्राट बिंबिसार, हम हमेशा आपकी बात मानते आए हैं, फिर भले ही उसके पीछे की वजह कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अब नहीं। ये बोलकर उसने घड़े में पानी भर लिया और उसे उठाकर अपनी कमर से टेक लगाकर झोपड़ी की तरफ जाने लगी, लेकिन सम्राट से बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने कहा, हम भी देखते हैं आप ये घड़ा झोपड़ी तक कैसे लेकर जाती हैं। ये बोलकर सम्राट ने आम्रपाली की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आम्रपाली का संतुलन बिगड़ गया और वो एकदम से पीछे की तरफ गिर पड़ी। सम्राट पानी में ही खड़े थे, जिससे वो भी खुद को संभाल नहीं पाए और दोनों एक साथ नदी में जा गिरे। दोनों का झगड़ा नदी में किसी क्रीड़ा के समान प्रतीत हो रहा था, जिससे आज वो नदी भी धन्य हो गई थी। दोनों ही नदी में एक एक डुबकी लगाकर बाहर निकले। आम्रपाली सम्राट की हरकत से नाराज होते हुए कहती है, आपको काम करना है ना, तो अब भरिए पानी।
ये बोलकर आम्रपाली नदी से बाहर आकर सीधे झोपड़ी के अंदर चली गई। आम्रपाली का ये गुस्सा सम्राट को मनमोहक लग रहा था। उनके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी। वो आम्रपाली को जाते हुए देख रहे थे और कहते हैं, आम्रपाली, आपके इस गुस्से को झेलने के लिए हम आजीवन तैयार हैं, लेकिन आप हमें कभी छोड़कर दूर मत जाइएगा। सम्राट ये सब बोल रहे थे कि तभी उनके प्रत्युत्तर में एक आवाज आई, वो तो सब ठीक है सम्राट, लेकिन पहले आप नदी से बाहर आइए। ये बात सुनकर सम्राट ने तुरंत अपने पीछे की तरफ लगे पेड़ के पास देखा। वहां अंतेनाग खड़ा था। उसे देखकर सम्राट के चेहरे पर हैरानी के भाव बिखर गए। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंतेनाग उनके पास आया और सम्राट को अपना हाथ देकर नदी से बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, क्षमा कीजिए सम्राट, परंतु ये सेवक कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम आपके साय की तरह आपके साथ चलते रहेंगे। सम्राट पानी से बाहर आए और फिर गंभीर मुद्रा में आते हुए उनसे कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी ये बताओ कि इतनी सुबह यहाँ आने की वजह क्या है और मगध की स्थिति क्या है? तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, राजमाता ने आज एक विशाल सभा का आयोजन किया है, लेकिन इसकी वजह हमें नहीं पता। सम्राट बिंबिसार और अंतेनाग झोपड़ी के बाहर आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान मगध में राजकुमारी मुकुंदा के पास आकर सुलभा ने उनसे कहा, राजकुमारी, हमें उस व्यक्ति का पता चल गया है। वो पिछले 2 दिनों से राजगृह में ही है, परंतु आज दोपहर तक वो यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए हमें अभी उनसे जाकर मिलना होगा। सुलभा की बात सुनकर राजकुमारी भी फुर्ती से निर्णय लेते हुए कहती हैं, आप उचित कह रही हैं, आप चलिए, हम बस अभी सोम को लेकर आते हैं। सुलभा राजकुमारी की बात मानकर वहां से चली गई और राजकुमारी सोम के पास गई। उस वक्त सोम इसी विचार में डूबा हुआ था कि कैसे सच का पता लगाया जाए और जल्द से जल्द आम्रपाली को वापस मगध लाया जाए। तभी राजकुमारी तेजी से चलते हुए उसके पास आई और कहा, सोम चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये बोलकर राजकुमारी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया और जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। आखिर हमें जाना कहाँ है? सोम को कुछ समझ नहीं आया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन राजकुमारी वहां से जा चुकी थी, इसलिए उसके पास भी उनके पीछे जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सुलभा पहले से ही राजमहल के बाहर जाकर खड़ी हो चुकी थी और सोम और राजकुमारी के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सभा की भीड़ देखकर उसे डर लग रहा था। उसने महल की तरफ देखते हुए कहा कि सोम और राजकुमारी कहाँ रह गए? कोई हमें देख ना ले बस यहाँ पर। सुलभा को डर था कि कोई उसे देख ना ले, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका डर सत्य साबित होने वाला था। रानी कौशला देवी उस वक्त महल के ऊपरी छोर पर ही खड़ी थी और वो वहां से आ रहे लोगों की तरफ ध्यान से देख रही थी। इसी दौरान राजकुमारी मुकुंदा को निकलते हुए उन्होंने देखा और अगले ही पल उसके पीछे आ रहे सोम पर उनकी नजर पड़ी। उन दोनों को इस तरह राजमहल से जाते हुए देखकर रानी कौशला देवी की भौहें तन गई और वो उन्हें ध्यान से घूरते हुए कहती है, हम इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए कि आम्रपाली के साथ आए ये दोनों अभी भी राजमहल में ही हैं, लेकिन ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें इन पर नजर रखनी ही होगी। क्या कौशला देवी को सोम का सच पता चल जाएगा? क्या आम्रपाली और सम्राट हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? क्या बदलने वाली थी उनकी जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए।